हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन का 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। आज यानी लेक्चर 11th में सॉल्यूशन का अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जानने वाले हैं। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहें और लगे कि इसमें कुछ खास है तो हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के पहले थोड़ा ऑस्मोसिस को देखें, क्या होता है ऑस्मोसिस। और इससे भी पहले थोड़ा डिफ्यूजन देखें। कुछ डिफ्यूजन से ही मिलता जुलता ऑस्मोसिस, और फिर ऑस्मोसिस समझ लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा ही आराम से समझ जाएंगे अच्छे ढंग से। तो ये डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है? ठीक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्या कीजिए, एक परफ्यूम का बोतल रूम के किसी किनारे रख दीजिए, हाँ ढक्कन खोल के। ठीक, क्या होगा कुछ समय के बाद, यही ना कि परफ्यूम का खुशबू स्मेल पूरे रूम में फैल, आखिर वो परफ्यूम पूरे रूम में हमारे पास तक किस प्रोसेस के द्वारा आया, तो वो है डिफ्यूजन। अब इसी बात को और बेहतर यहां समझें क्या होता है डिफ्यूजन को। मान लीजिए यहां 2 गैस लिए हैं, कोई भी 2 गैस ले लेते हैं। एक H2 गैस ले लिए और एक ले लिए O2 गैस, ऑक्सीजन O2 गैस। ये ठीक, इसका मोलर मास M12 होता है, इसका मोलर मास ऑक्सीजन O2 है तो 32 होगा, 32। ठीक, छोड़ दीजिए, एक किनारे हाइड्रोजन को रख दीजिए, अब दूसरे किनारे ऑक्सीजन, इसका मोलर मास तो ज्यादा। क्या होगा कुछ समय बाद देखेंगे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से इंटरमिक्स हो चुका है, यानी एक दूसरे से मिल चुका है, इंटरमिक्स हो चुका है, मिल चुका है एक दूसरे में। हुआ क्या, ये भी कुछ कदम चल के आया और ये भी कुछ कदम इधर से इधर चल के आया और आपस में इंटरमिक्स हो गया। हाँ, भले दोनों का चलने का रफ्तार अलग हो सकता है ये ज्यादा तेजी से चला हुआ है, थोड़ा धीमा, क्योंकि ये डिफ्यूजन का रेट जो है इसके मोलर मास पर डिपेंड करता है, मोलर मास पर। कैसे, तो देखिए मान लीजिए इसका डिफ्यूज होने का रेट R1 है, इसका डिफ्यूज होने का रेट R2 है, तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकालेंगे, यानी R1 बाय R2 इक्वल टू रूट अंडर M2 बाय M1 होगा, M2 बाय M1 होगा, यानी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, यानी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। इसी पर ये है। अब ठीक है, सिंपल सा वैल्यू बैठा दीजिए, यानी इक्वल टू रूट अंडर 32 बाय 2, यानी इक्वल टू 4:1, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का हो गया H2 का, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 4 गुना ज्यादा है, यानी ये 4 कदम आगे चल के जाएगा तो 1 कदम ये आया, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इधर से इधर ज्यादा है, मोलर मास पर डिपेंड किया। तो क्या हुआ कि आपस में एक दूसरे से इंटरमिक्स हुआ। ये कुछ इसी तरह का प्रोसेस यहां भी देखेंगे, यहां भी देखेंगे क्या है ऑस्मोसिस में। ठीक, यहां भी 2 चीज मिला, यहां भी 2 चीज ले रहे हैं, तो ठीक इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, एक ग्लास का यू शेप में एक ट्यूब ले लेते हैं, यानी यू ट्यूब।
ठीक, ग्लास का है। ठीक, अच्छे ढंग से समझिएगा, ऑस्मोसिस भी समझने वाले हैं। ये और बड़ा आसानी से ध्यान देते जाइएगा। ग्लास का एक यू ट्यूब ले लिए, यू शेप में यूं ही ले लिए, अपना कंस्ट्रक्ट किए हैं ये। ठीक है, और भी तरीका हो सकता था समझाने का, चलिए इसी पर समझे। अब बीचे बीच एक खास स्पेशल तरह का एक मेम्ब्रेन लगा दिए, नाम है इसका एसपीएम। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी बीचे बीच ये लगा हुआ है, ये खास स्पेशल मेम्ब्रेन है। कुछ खासियत इसका जाने, क्या खासियत है इस मेम्ब्रेन का। अब इसके एक साइड हम प्योर वाटर डाल दिए, 100% प्योर वाटर, और इधर सॉल्यूशन ले लिए, इसमें कुछ घुला हुआ है, कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा ढेर सारा। ठीक, चलिए इधर हम लिख देते हैं प्योर वाटर, यहां लिखते हैं प्योर वाटर H2O, या और सॉल्यूशन विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, इधर या तो प्योर वाटर ले या सॉल्यूशन लिया तो बहुत ज्यादा, उधर के रिस्पेक्ट में इधर का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, कम मात्रा में सॉल्यूट, या प्योर ले ले तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो इधर क्या लिखते, सॉल्यूशन विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में। चलिए मेरा ये सेटअप तैयार हो गया, अब समझना है इसे अच्छे ढंग से क्या, तो देखिए क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते दिखेगा स्पष्ट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाते हुए दिखेगा, किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है कि इस मेम्ब्रेन के द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है, सॉल्यूट नहीं। जो इसमें घुला हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसको अनुमति नहीं मिला है, यानी इसके दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही पास कर सकता है, सॉल्यूट नहीं। किधर से किधर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन बात ऐसा है ना कि ऐसा है, इधर से भी इधर आ सकता है और आता भी है, लेकिन नेट फ्लो इधर से दिखेगा। हो सकता है 100 वाटर मॉलिक्यूल इधर गया तो 2-4 इधर भी आएगा, तो रिजल्टेंट तो हमको इधर से ही जाते दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिए इधर से भी आएगा, फ्लो होगा, नेट भले उधर दिखे। अब सवाल होता है कि ऐसा क्यों हुआ, नेट इधर से क्यों दिखा, उधर से क्यों नहीं आया। तो यह जानने के लिए थोड़ा इधर आइए, क्या मोलर मास कम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। अब इस पर ध्यान दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल जनरली वाटर मॉलिक्यूल का सॉल्यूट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में मोलर मास कम होता है, और इधर एवरेज यानी वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल का टोटल का एवरेज मोलर मास निकाले तो इधर हायर एवरेज मोलर मास मिलेगा। ठीक है, विथ हायर मोलर मास। इधर क्या होगा, अगर मान लीजिए प्योर है या सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इधर लोअर एवरेज मोलर मास, इधर क्या मिलेगा, इस साइड विथ लोअर एवरेज मोलर मास। तो बात है लोअर एवरेज मोलर मास है, हायर एवरेज, एवरेज मोलर मास से प्रोग्राम निकालते देखे, सबका एवरेज निकाल। अब एवरेज मोलर मास कम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, रैंडमनेस ज्यादा, इस साइड का एंट्रोपी ज्यादा, ज्यादा फोर्स लगाएगा।
ज्यादा डिफ्यूजन होगा किस, इसी तरह से हम यूज करते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, ये थोड़ा यहां ऊपर लिखते हैं ऑस्मोसिस, यानी इधर से इधर जो जा रहा है नेट फ्लो दिख रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक, तो स्पष्ट बात है, एवरेज मोलर मास कम, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा, तो स्वाभाविक है नेट फ्लो इधर से इधर ज्यादा दिखेगा, उधर भी होगा कम, है ना, कम होगा। तो सेमीपरमेबल दोनों तरफ से सॉल्वेंट को अलाउ करता है, इधर से भी उधर से भी, लेकिन नेट इधर से दिख जाता है जबकि होता है उधर से भी। ठीक, ये बात को ध्यान से तो लिख डालते हैं इस बात को, क्या इधर है मोल डिफ्यूजन प्रेशर, इधर एवरेज मोलर मास कम है, रैंडमनेस ज्यादा होगा, एंट्रोपी ज्यादा होगा, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा, तो मोर डिफ्यूजन प्रेशर। और इधर क्या होगा, इस साइड लेस डिफ्यूजन प्रेशर, इधर डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक, इधर से डिफ्यूज करके नेट उधर जाएगा। अब है, और इसी डिफ्यूजन के लिए स्पेशल टर्म रखें ऑस्मोसिस, तो यहां डिफ्यूजन टर्म ही नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन इसमें नहीं। ठीक, मोर डिफ्यूजन प्रेशर, तो मोर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक, और वाटर के लिए साई डब्ल्यू, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को यानी वाटर के लिए साई डब्ल्यू, साई से रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल टू 0 वाटर के लिए। और इधर जो होगा लेस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल पर तो समझ सकते हैं, यानी इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव में होगा, है ना, यानी निगेटिव होगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इधर वाटर का 0। अब तो यहां से कहें यानी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इसको प्रेशर नहीं क्या लिखना है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर एक अलग चीज है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल अलग चीज है। ठीक है, ये अब आगे अब लिखेंगे कि इधर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम, है ना, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इधर हायर कंसंट्रेशन की ओर मानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, है ना, यानी इधर मोर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसा एक सक्शन प्रेशर माना गया, खींचने वाला, इधर से इधर खींचने का प्रेशर ज्यादा है, उसमें पुल का। ठीक है, इस रिस्पेक्ट में ये लिखे। तो थोड़ा ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, यानी बायो का टर्म है थोड़ा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, लेकिन ये भी जान लीजिए। ठीक, क्या तो यहां तक तो बात समझ चुके होंगे, थोड़ा नीचे कर चुका है, हम देख रहे हैं स्क्रीन को, तो स्पेस में रहने का कारण, तो ये मेरे आवाज पर लिख लेंगे। ठीक, ये लिखा हुआ है लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर लिखा हुआ है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर मोर। ठीक, अब चलिए आगे और क्या क्या और भी चीज जाने वाला है। ये तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा या कम ये समझे, ऑस्मोसिस समझे। क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है, फिर लिखा है क्या है कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नेट स्पॉन्टेनियस, इधर नेट ज्यादा दिखेगा, नेट स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप, एक्सटर्नल कुछ करना, सिर्फ एडजस्टमेंट करके अपने आप हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, ये हो गया ऑस्मोसिस, ये हो गया ऑस्मोसिस, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, अब है क्या आगे
और दिखने को मिलेगा। क्या दिखेगा? बात है इधर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो इधर जा रहा है, स्पष्ट है, देख रहे हैं इधर जा रहा है। क्या होगा? इधर का जो है लेवल डाउन होगा, घटते जाएगा समय के साथ, नीचे होते जाएगा। और इधर का जो लेवल था पहले से, उससे ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या लगता होगा, क्या ये जाते रहेगा? कब तक जाते रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि इधर से जाकर फिर इधर गिरने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक, एक पार्टिकुलर हाइट पर ये जा करके, एक्स्ट्रा हाइट जो आया है पहले इसमें, एक पार्टिकुलर हाइट पर जा करके फिर ये रुक जाएगा, उसके बाद और आगे नहीं जाएगा, यानी एच हाइट पर जाके ये रुक गया। अब कहिए फिर यहां आकर के रुका क्यों? क्यों? मान ली एक्स्ट्रा हाइट, मान ली ये रुका क्यों? एक्स्ट्रा लिक्विड कॉलम यहां डेवलप हो गया पहले रिस्पेक्ट में, इधर फ्लो करने का रुका, इसलिए कि जब ये हाइट डेवलप हुआ तो इस खास लिक्विड कॉलम के कारण फिर से इस पर एक प्रेशर डेवलप होने लगा। और ये ऐसा प्रेशर कि इस जो जाने का प्रेशर था उधर से ये अपोज किया, यानी जितना प्रेशर इधर से जाने का लग रहा था उतना प्रेशर इधर भी डेवलप कर रहा है और ये इसको रोक दिया। और इस हाइट के कारण जो प्रेशर डेवलप हुआ उसी को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो कितना इस हाइट के कारण प्रेशर डेवलप हुआ? तो जानते हैं कि P इक्वल टू H रो G, जहां ये H हाइट है, रो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को कह देंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अब रहा कि मेजर कैसे करेंगे इसको? तो ठीक है, तो ये है, आप चाहते हैं और कोई तरीका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? ठीक ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का तो एक डेफिनेशन यहां मिलता है कि एक्स्ट्रा लिक्विड हाइट के कारण, कॉलम के कारण जो प्रेशर डेवलप हुआ, जिस प्रेशर के कारण नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो जो हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, वो रुक जाए। और ऐसा जिस प्रेशर पर होता हो उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी समझे और अच्छे ढंग से समझिए। अब हम चाहते हैं कि नहीं कोई और दूसरा तरीका है ऑस्मोटिक प्रेशर पता करने का, है बहुत सारा तरीका है, तो चलो उसमें एक और बता देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने का। बहुत सारा, मानिए कि पहले इनिशियल स्टेज जैसे था, बस जस्ट सेटअप किए थे इतना, अभी फ्लो जस्ट शुरू हुआ था, हाइट नहीं बढ़ा था यहां कुछ भी, ठीक है, जैसे था वैसे जस्ट देखे कि सेटअप कर दिए, तुरंत यहां क्या किया, एक पिस्टन लगा दीजिए, एक पिस्टन। साइकिल में हवा देने वाला होता है ना, वो दबाने वाला। तो चलिए, ये इसलिए कि इधर से हम कुछ प्रेशर लगा सके, प्रेशर एक पिस्टन हम ये लगा दिए, अच्छा सा पिस्टन, एयर टाइट पिस्टन है, ठीक, लगा दिए। क्या करेंगे कि इधर से तो फ्लो हो रहा है, अब इस फ्लो को रोकना है, ठीक है, तो इधर जाने का प्रेशर लगा है, अब इतना ही प्रेशर जितना इधर से जाने का प्रेशर ऊपर से उतना लगा दीजिए, इसके काउंटर प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो जब तक ऊपर से प्रेशर डालते रहिए जब तक इधर से इधर का फ्लो रुक नहीं जाए। और ऐसा जिस प्रेशर पर हुआ हो उसी कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना इस पर अप्लाई करने पर कि नेट स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस था ऑस्मोसिस का वो रुक जाए, यानी ऑस्मोसिस रुक जाए, जिस प्रेशर पर रुक जाए उसे क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो प्रेशर हम लगा रहे हो तो मेजर कर सकते हैं। अब आगे और है ऑस्मोटिक प्रेशर, समझिए। अब अगला सवाल पैदा होगा, ठीक है, यहां तो हम प्रेशर इस पर लगाए और ये रुक गया, ठीक, रुक गया। अब एक चीज देखिए, इस स्टेट में ऐसा नहीं है कि फ्लो रुक जाता है, फ्लो होता है, यानी क्या होता है, इतना प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये रुकता कभी नहीं, प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन होता है क्या उसके बाद कि 10 मॉलिक्यूल इधर से गया इधर, तो 10 मॉलिक्यूल इधर से इधर भी आएगा, यानी नेट जो है आपको फ्लो नहीं दिखेगा, एकदम बराबर रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा इस स्टेट पर। तो ऐसा नहीं कि आना जाना बंद हो जाए, होता है, लेकिन दोनों साइड से इक्वल। लेकिन इसके पहले क्या था कि इधर से ही हो रहा था ज्यादा, बहुत उधर से इक्का दुक्का हो रहा था, ठीक है, इसमें फ्लो इधर से दिख गया। अब क्या है कि दोनों तरह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, यानी नेट फ्लो इसका बंद हो जाएगा। तो चलिए, अब क्या है कि अगला सवाल कि क्या अगर इससे ज्यादा प्रेशर और डाल दिए, ठीक है, तो हाथ का इतने पर नहीं रुके, अब इससे बाद में और एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगा दिए,
यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उतना प्रेशर डाल दिया इस प्रेशर पर तो अब रुक गया। अब इस पर और प्रेशर हम बढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या होगा कि इधर से जाने से ज्यादा अगर इधर अप्लाई कर दिया प्रेशर तो क्या होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में होने लगा, उल्टा होने लगा। यानी अब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आने लगेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो पहले तो लोअर से हायर जाता था तो ऑस्मोसिस कर देते थे, अब उल्टा हो गया, हायर से लोअर, तो बस उल्टा काम कर देंगे तो इसी को कह देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी इफ अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बिकम रिवर्स, यानी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिकम रिवर्स। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए यहां पहले हम देख लें क्या कौन कौन सा टर्म जान चुके हैं, क्या क्या। ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी ऐसा मेम्ब्रेन जिसके पास सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए दरवाजा खुला हुआ है, सॉल्यूट के लिए नहीं, यानी जिसके द्वारा, जिस मेम्ब्रेन के द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जा सकता है, इधर से भी उधर से भी। अभी देखें इधर से भी गया उधर से भी आ सकता है। ठीक, फिर ऑस्मोसिस क्या है, क्या है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम, ये ऑस्मोसिस हो गया। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, क्या है कि यदि ऊपर से अप्लाइड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा कि ये डायरेक्शन जो है फ्लो का वो रिवर्स हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी बेसिस पर डिसैलिनेशन यानी खारे पानी को हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस का बहुत एप्लीकेशन यूज है। आप लोग घर में आरओ मशीन होगा, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। यानी टीडीएस बिल्कुल घटा देता है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर रहने दिया और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फिल्टरेट करके निकाल दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस का। ठीक, तो इतना टर्म जान चुके हैं और भी इसमें बहुत सारा बात था। हर एक बात को हम बोले, अगर स्पष्ट नहीं दिखे बोर्ड पर लिखा हो तो मेरे आवाज पर कंसंट्रेट होकर के लिखेंगे, ठीक, लेकिन लिखना है और जानना है। अब थोड़ा सा इतना कर ही दिए तो 2 मिनट में कंपैरिजन कर लेते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। लग तो रहा था इधर भी इधर उधर जाता है, इधर क्या क्या मेन डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। सबसे पहला, डिफ्यूजन जो है गैस के भी केस में हो सकता है और लिक्विड के भी केस में। यहां क्या देखें, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए है ये। दूसरा, डिफ्यूजन के केस में कोई बाउंड्री वॉल नहीं था, यहां बाउंड्री वॉल था, इसके थ्रू था, सब इसी के डिफरेंस में लिया। यहां पे बाउंड्री वॉल बिल्कुल फ्री है, कोई रुकावट है कुछ ना, अपने मन से आ जा सकता है, यहां बाउंड्री वॉल था। ठीक, डिफ्यूजन प्रोसेस को रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है और इसको हम डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। और ये लेकिन इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट था, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आए। तो ठीक, एक एक बात को मार्क करेंगे, समझेंगे और लिखेंगे भी। ठीक, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। ठीक, तो अब इसके आगे रहा अब सभी टर्म को डिफाइन करना, तो क्या कर दे डिफाइन। ठीक, तो चलिए तो पहले डिफाइन करते हैं कौन सा टर्म। हम सबसे पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को डिफाइन करेंगे, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ठीक, हेडिंग दीजिए। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो द मेम्ब्रेन एक खास मेम्ब्रेन है
which allow only solvent molecules pass through it, but not solute molecule. बस इसका दरवाजा जो है सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए बना हुआ है, सॉल्यूट के लिए नहीं। इस डायरेक्शन से भी उस डायरेक्शन भी कहीं जा देता है। तो चलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। अब थोड़ा सा और भी जाने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। तो जानेंगे नेचुरल और सिंथेटिक क्या है ना। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिंथेटिक, और इसका बहुत बड़ा रोल है नेचर में जितना भी लिविंग है। तो सेल मेम्ब्रेन यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना, सेल मेम्ब्रेन बहुत फेमस टर्म है। फिर एग मेम्ब्रेन है ना, एग मेम्ब्रेन अंडा का जो हार्ड छिलका रहता है उसके अंदर देखिए बहुत पतला एकदम पॉलीथीन जैसा बहुत पतला लेयर होता है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ही एग्जांपल है, लेकिन बहुत कमजोर होता है वो। तो आपको कह सकते हैं एक्स मेम्ब्रेन। फिर पिग्स ब्लडर, पिग्स ब्लडर, पिग्स को जानते हैं, एनिमल है, उसका ब्लडर, गॉल ब्लडर का जो मेम्ब्रेन रहता है जिसमें बाइल जूस भरा रहता है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। इसका अलावा भी है, जैसे सिंपली आप प्याज ओनियन देखते हैं तो ओनियन का जो मोटा कवर रहता है उसको एकदम बारीकी से हटाएं तो बहुत पतला एकदम बहुत थीन मेम्ब्रेन उसके ऊपर मिलता है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल, लेकिन बहुत कमजोर रहता है। ठीक, इसका कॉमर्शियली कोई एप्लीकेशन है, बायोलॉजिकली इसका फंक्शन है, कॉमर्शियली इसका कोई यूज नहीं है। तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए हमारा जैसे आरओ मशीन हो, ये जो सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, है ना, सिंथेटिक एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसका क्या क्या एग्जांपल है। तो सबसे पहला पार्चमेंट पेपर, ठीक, पार्चमेंट पेपर, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलोफोन भी होता है, हो सके तो एग्जाम्पल भी याद करते जाइए। ठीक, फिर अगला और ठीक, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल ये सब का सिलिकेट। कॉपर फेरोसाइनाइड है ना, Cu2FeCN6, ये कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सब सिंथेटिक है, मैकेनिकली ये स्ट्रांग होता है, हायर प्रेशर को भी ये टॉलरेट कर लेता है, रप्चर होता नहीं है, इसको खास सपोर्ट में बनाया जाता है, पोरस पोर्ट रहता है, उसके ऊपर इसका एक थिन लेयर चढ़ा दिया जाता है और बहुत ज्यादा प्रेशर को ये सह सकता है। और हमारा जितना भी आरओ मशीनर में मेम्ब्रेन यूज किया जाता है इसी में से रहता है। ठीक, और खास करके ये एक्वस मीडियम में का वाटर के लिए ही है ये एप्लीकेबल है ना, उसमें अच्छा काम करता है, खास नहीं तो सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब एग्जांपल भी हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, तो सिंथेटिक नेचुरल तो एग्जांपल से भी आता है, जेईई मेंस हो गया, मेडिकल, ये सब से भी आता है क्वेश्चन, तक याद करेंगे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। अब अगला हम ऑस्मोसिस के बारे में बता रहे हैं, लिख रहे हैं, समझा हुआ तो है ये सब। ऑस्मोसिस क्या है? ठीक, क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस, ठीक। तो ये क्या है? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecules from lower concentration to higher। लोअर कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं या प्योर वाटर में, लोअर कॉन्सेंट्रेशन या प्योर, है ना, और प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर। प्योर सॉल्वेंट जनरली वाटर ही मान के चलेंगे, वाटर। तो ठीक, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन और प्योर वाटर टू हायर concentration through SPM, ठीक है। तो चलिए ये हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन या और प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, है ना, साइड क्या लिखते हैं, साइड, ठीक, थ्रू एसपीएम। और भी अपने मन से और अच्छा लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इससे, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको भी देखिए दो तरह से डिफाइन किए थे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? तो ये एक तरह का निगेटिव प्रेशर है, ऐसा माना गया, खींचने वाला है, जो ऐसा माना जाता है कि सॉल्यूशन साइड से लगता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड से लेता है, ठीक है। तो लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ये क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है? द इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम यहां लिखे, समझ गए होंगे इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा प्रेशर जो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, यानी जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर से आ रहा है उतना इधर से नेट फ्लो होते हुए नहीं दिखे, है ना, उसी कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक। द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब समझ गए होंगे, ठीक, कि एक हाइट पर जाकर के रुक जाता था कौन, वाटर कॉलम या सॉल्यूशन का, हाइड्रो का सेंस है वाटर से, इसलिए यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड, है ना, जो सॉल्यूशन साइड की ओर है ना, ठीक, which just to stop net flow of solvent molecule, net flow of solvent molecule। नेट फ्लो में हो, यानी किसी साइड से किसी साइड आते जाते दिखे ना, ऐसा कि इक्विलिब्रियम लगे तो रुक जाए, अब फ्लो बिल्कुल बंद हो गया, यानी टू स्टॉप नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी टू स्टॉप प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऐसे भी कह सकते हैं नेट फ्लो, यानी टू स्टॉप ऑस्मोसिस, यानी जहां पर जाकर के ऑस्मोसिस रुक जाता हो, ठीक है। ये ठीक, जैसा कि देखे थे एक पिस्टल लिए थे, दवा दिए थे या एक बताए थे लिक्विड हाइट के बेसिस पर, ठीक। तो चलिए इसको भी, तो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है? द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक, हाइड्रोस्टैटिक डेवलप्ड, जो कि अपने आप भी पैदा फ्लो होने के कारण बन जाता है, एक्स्ट्रा हाइट पैदा हो जाता है, डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन साइड में होता है ना, व्हिच जस्ट टू स्टॉप, जो क्या करता है
रोक देता है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक, थ्रू एसपीएम, वो मेंशन तो एसपीएम ही है तो, और जब रुक जाता है यानी इस, ठीक है, तो नेट टू स्टॉप यानी ऑस्मोसिस को रोक देता है, ऑस्मोसिस को रोक देता है, ऑस्मोसिस होता नहीं होता है ना। अब अगला ऑस्मोटिक प्रेशर को देखें हम, ठीक है, और डिफिनेशन आप अपने से भी सोच करके और बेहतर लिख सकते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट तो क्लियर, मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अब है रिवर्स ऑस्मोसिस, अब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक, यानी RO, क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? इफ pressure applied on solution side is greater than osmotic प्रेशर, यानी P इज ग्रेटर देन पाई, जैसा बताए थे, देन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या फ्लो भी कर सकते हैं ऑफ solvent molecules become reverse, and that is higher concentration side to lower concentration साइड, ठीक, या प्योर सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन, प्योर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन या प्योर वाटर भी ले सकते हैं, है ना, इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक, ये तो रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका एप्लीकेशन। हाँ, एक चीज, हम किसी सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक, एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना चाहते हैं ना, तो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी तभी एक्चुअल वैल्यू मिलेगा जब एक साइड मेम्ब्रेन के एक साइड 100% प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर हो और दूसरे साइड सॉल्यूशन हो, तो एक्चुअल उस सॉल्यूशन में कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पता चलता है, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस जो है प्योर वाटर से भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर हो सकता है या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की भी ओर हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर किसी सॉल्यूशन का पता करना है तो हम 100% प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक, कंक्लूजन। अब है इस रिवर्स ऑस्मोसिस का बहुत सारा एप्लीकेशन है, आजकल तो हर घर में इसका एप्लीकेशन है, आरओ मशीन होता है, तो इसका क्या है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, सी वाटर, डी ऑफ सी वाटर, ठीक, यानी खारे पानी, समुद्र से तो समुद्र देते खारा पानी है ना, ऐसा उसको पिया नहीं जा सकता, तो कैसे उसको पीने के लायक बनाए, तो उसका नमक हटा लें, कैसे हटाएंगे, यही रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। क्या होता है उसमें कि रिवर्स ऑस्मोसिस में, उस प्रोसेस में कि एक टैंकर रहता है, ठीक, चलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, बाउंड्री वाल है ये, खास स्पेशल मेम्ब्रेन। क्या करते हैं, एक साइड सी वाटर या खारा पानी इधर सप्लाई किए, चलिए टैंकर भर गया, नमक भी ढेर सारा घुला हुआ है, चलिए भर गया, इसको बंद कर दिया, ठीक, जितना आना था पानी आ गया। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर
क्या है, एक ऐसा एलिमेंट किया गया है इन्हें कि बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिए, खूब ज्यादा ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिए इसके ऊपर खूब, यानी P ग्रेटर देन पाई, हायर प्रेशर डेवलप किया। किधर? सॉल्यूशन साइड में इधर प्रेशर अप्लाई किया। तो इसमें तो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारा घुला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। खूब ज्यादा प्रेशर अप्लाई किए तो क्या होगा, यानी ऑस्मोटिक इतना करना है कि जो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। क्या किया कि इस मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, तो नमक तो उधर आ गया, इधर हमें मिल गया फ्रेश वाटर, और इधर इसमें जमा होगा और इधर हम कलेक्ट कर लेंगे पीने के लिए, ठीक ना। और इसी प्रिंसिपल पर आप लोग के घर के अंदर आरओ मशीन रहता है, ठीक ना, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होता है, यहां सिंपली बताया है, ठीक। तो इसका एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस का। अब इसके बाद हम जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट का तरीका क्या है, ठीक। तो अब वो शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड के द्वारा किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो खास करके इस मेथड के द्वारा पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास हम बहुत ही आसानी से एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉलीमर्स का, जैसे प्लास्टिक का पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हो, स्टार्च का, प्रोटीन का, तो ये सब पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है, जबकि इसके पार्टिकल के साइज का रेंज जो है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज के रेंज में नहीं आता है। फिर भी ऐसे सब पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड बेस्ट मेथड है अन्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। तो चले इसे भी देखें। मेजरमेंट ऑफ molecular mass of non-volatile solute particles by osmotic pressure by, ध्यान से। तो इस मेथड के द्वारा हम बहुत ही सक्सेसफुली निकाल सकते हैं, जो कि अन्य मेथड जो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसके द्वारा इस टाइप के पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स का उतने एक्यूरेसी के साथ नहीं निकलता, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा सूटेबल है। तो पॉलीमर्स के केस में ये थोड़ा उस सब की अपेक्षा ज्यादा अच्छा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यानी मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स, खास करके इसके लिए। अब पॉलीमर जैसे प्लास्टिक, स्टार्च मॉलिक्यूल हो गया, फिर प्रोटीन हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये सब पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है, जबकि ये कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आता है ये सब का पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स। फिर भी ट्रू सॉल्यूशन के जैसा बिहेव कर लेता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, ठीक। और भी हो सकता है, ठीक। अब कैसे, तो बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है। हम लोग जानते थे कि, तो क्या पढ़े थे, PV इक्वल टू nRT, जहां की इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते थे, यानी पाई V इक्वल टू nRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर लिए थे, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो चलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई V इक्वल टू RT, पाई V बाय RT, n इक्वल टू, फिर n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम,
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आ गया यहां मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मान लें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, हम मान लेते हैं W1, कुछ ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं W2, ठीक। तो n का वैल्यू पुट कर दिए, यानी कर सकते हैं कि W1 बाय W2 इक्वल टू पाई V बाय RT। तो स्पष्ट है, यहां तो मोलर मास लिए हैं सॉल्यूट का W2, तो क्या हो जाएगा W1 RT बाय पाई V। और इस तरह से इसके द्वारा यहां से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्ट के लिए W कैलकुलेट कर लें पॉलीमर्स के भी केस में, और इस पर भी आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक। तो चलिए ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला था, क्या क्वेश्चन कहां से आएगा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन सब याद रखेंगे फॉर्मूला, और फिर एक साथ सभी का न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे, तो जिसमें कि ये सब मेन चीज याद रहना जरूरी है, आसानी से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे Van't फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, उसे भी देख लेते हैं, यदा कदा इस पर भी आता है क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा टॉपिक है ये है टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए इस बेसिस पर तीन तरह का सॉल्यूशन कैटेगराइज किया गया है, तीन तरह का ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी। कौन कौन सा, तो नाम सुने होंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, तीन तरह का। तो देखें टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का टोनिसिटी क्या है। तो देखिए किस बेसिस पर टोनिसिटी डिसाइड किया। तो सबसे पहला है, ले लेते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सिंपल सा बात है। हाइपर मतलब तो यहां सेंस पता चल रहा है कि ज्यादा, ठीक। अब क्या है, अब यहां स्पष्ट देखेंगे। जैसे हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन लिए और इसमें कोई प्लांट सेल या एनिमल सेल कोई डाल दिए, तो प्लांट सेल या एनिमल कोई भी सेल लिए तो स्वाभाविक है सेल लेने का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही, यानी ये है आपका SPM। तो इस सेल के अंदर भी फ्लूइड होगा और बाहर भी है फ्लूइड, फ्लूइड बाहर भी, जिस सॉल्यूशन में डाले ये एक्सटर्नल है मीडियम और ये सेल के अंदर का मीडियम है। और सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स है। और यदि इस सेल के अंदर के रिस्पेक्ट में बाहर जो सॉल्यूशन लिए हैं इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, है ना, यानी सॉल्यूशन विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा, यानी बाहर वाला जो सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा, यानी और विथ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर तो बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया और अंदर कम है, ठीक। तो अंदर जो सेल के अंदर जो बाउंडेड है मेम्ब्रेन के द्वारा जो मीडियम सॉल्यूशन, वो विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या बोल सकते हैं और विथ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला था इसको कह देंगे
इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक क्या कह देंगे, हाइपरटोनिक, यानी मोर कौन है, यानी यही हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ज्यादा, हाइपर माने मोर कॉन्सेंट्रेशन, यानी टोनिसिटी ज्यादा हो, यानी सॉलिड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, यानी टोनिसिटी इसका ज्यादा है। और जस्ट इसको हाइपर कह दिए तो इसके अंदर ये हो जाएगा हाइपो, लोअर। अब देखिए इस सिचुएशन में होगा क्या कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पढ़े हैं ऑस्मोसिस में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करने लगेगा, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी वाटर जो है अंदर से बाहर निकलने लगा वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो इसके अंदर है बाहर, यानी क्या होने लगा, एक्सोऑस्मोसिस, यानी इसके अंदर का चीज बाहर, यानी सॉल्वेंट बाहर निकल रहा है, एक्स यानी बाहर निकल रहा है इस बाउंड्री के बाहर से, सेल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम से। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सओस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस भी, ठीक, एक्सो भी बोल सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक। अब है ये जब होगा तो क्या होगा, तो सेल के अंदर जो लिक्विड था वो तो बाहर निकल गया, श्रिंक कर जाएगा, ये सेल क्या है, श्रिंक कर जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, एकदम फ्लैसिड हो जाएगा, सेल श्रिंक कर गया, ठीक। और इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, क्या कहते हैं, प्लाज्मो, यानी निकल गया, एक्सोस्मोसिस होगा तो क्या होगा, प्लाज्मो, टर्म को याद रखिएगा, प्लाज्मोलाइसिस या इसे क्रेनेशन कहते हैं, क्रेनेशन, ठीक है। तो ये समझ गए क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, बस स्पष्ट है, हाइपर जैसे आएगा तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला, और जिससे ये सेपरेटेड है ना, यानी बाउंड्री से जो बाउंडेड है एसपीएम्स के द्वारा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, एक्सोस्मोसिस यानी अंदर का चीज बाहर, लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन को बाहर निकला, ये श्रिंक कर जाएगा, और इस प्रोसेस क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस या क्रेनेशन। तो ये टर्म याद रखिए। चलिए अब दूसरा हाइपोटोनिक भी बता देते हैं क्या है इसी पर, हाइपोटोनिक यानी सेकंड, ठीक ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं, यानी सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी सेल के अंदर, यानी ये एसपीएम से जो बाउंडेड है जो सॉल्यूशन, इसके अंदर यानी सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, अब बाहर से जो सॉल्यूशन लिए हैं इसका कम, यानी सॉल्यूशन विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन और विथ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। और इधर क्या करते हैं, विथ हायर, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सॉल्यूशन है एसपीएम से जो बाउंडेड है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन, और विथ मोर, यहां लेस था ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो गया। अब यानी इसके रिस्पेक्ट में, यानी सेल के अंदर के रिस्पेक्ट में जो बाहर का सॉल्यूशन लिए हैं वो कम कॉन्सेंट्रेशन का है, इसलिए इसको कह देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब लेस, जिसका टोनिसिटी जो है कम है इसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये भी बदल जाएगा, अब क्या था, हाइपरटोनिक था, तो हाइपरटोनिक के केस में अंदर से बाहर गया था, अब बाहर है हाइपो कम कॉन्सेंट्रेशन, यह है ज्यादा, तो क्या है, ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, यानी बाहर से अंदर, सेल के अंदर पानी आने लगा, यानी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट बाहर से अंदर हो जाएगा, यानी H2O का अंदर मूवमेंट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो बाहर निकलता था तो एक्स बोलते थे, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस बोल देंगे, इंडोऑस्मोसिस यानी अंदर जाएगा। तो बाहर निकला था तो श्रिंक कर गया था, और अंदर अब जाएगा तो क्या होगा, खूब मोटा ताजा हो जाएगा, फैल जाएगा ये।
अगर कहीं ज्यादा पानी पी लिया, ये बाहर से अंदर चला गया, तो मेम्ब्रेन उतना प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पहले पढ़े हैं कि जो एनिमल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैकेनिकली स्ट्रांग उतना नहीं होता है, तो हो सकता है ये रप्चर कर जाए, फट जाए भी, ये फट जाए, ठीक ना। होता है आरबीसीआर के केस में कि वो रप्चर भी कर जाता है इस कंडीशन में। तो चलिए, तो इस केस का भी कुछ नाम दिया हुआ है। अगर आरबीसी ले रहे हैं तो इसको कह देंगे हेमोलाइसिस, लाइसिस फट जाएगा तो, है ना, हेमोलाइसिस, रप्चर कर गया। क्यों? क्योंकि पानी ले लिया, इसके अंदर का टर्गर प्रेशर बढ़ गया, रप्चर कर गया, मेम्ब्रेन का उतना मैकेनिकल स्ट्रेंथ था नहीं कि टॉलरेट कर सके। तो इस तरह से ये भी टर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हाइपोटोनिक भी। अब थर्ड नोट भी करते जाइएगा, थर्ड पॉइंट, तीसरा है आइसो, तो टर्म से तो पता चल गया होगा कि क्या होगा आइसो मतलब, यानी आइसो मतलब सेम, आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक। थर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसमें टर्म से ही पता है, आइसो यानी बाहर का और अंदर का दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहे, कोई बदलाव नहीं रहे। तो क्या है? यानी दोनों ऐसे एक साथ सबको लिख देते हैं, यानी अंदर और बाहर, यानी ये बाहर वाला और सेल के अंदर वाला दोनों का जो मीडियम है, दोनों का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, यानी विथ इक्वल कंसंट्रेशन, यानी अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो यानी कह सकते हैं विथ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इक्वल, यानी कंसंट्रेशन इक्वल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? अंदर बाहर का सेम। अब जब सेम कंसंट्रेशन हो गया तो जो चीज सेल जैसे डाले थे वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, न एंडोस्मोसिस होगा न नेट एक्सोस्मोसिस। हालांकि ऐसा ये प्रोसेस चलते रहेगा स्पॉन्टेनियस कि 10 मॉलिक्यूल अगर वाटर का बाहर गया तो 10 अंदर भी आएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ चेंजिंग इसमें दिखेगा नहीं। तो यानी आप क्या देखेंगे फाइनली कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? जो चीज जैसे डाले थे वैसे ही रह जाएगा, बस वैसे ही, नहीं श्रिंक करेगा, नहीं स्वेल करेगा, नहीं रप्चर का कुछ नहीं होगा, जैसे डाले वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक, यानी नो एनी चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इस पर एक सवाल आता है, पूछा भी गया है कि हमारा जो हेमोग्लोबिन है, सेल है, तो उसको हम किस मीडियम में, कितने कंसंट्रेशन के मीडियम में डालें कि हेमोग्लोबिन मेरा सुरक्षित रहे? होता है स्लाइन किया जाता है बाहर से, ठीक है, उसमें आपका सॉल्ट रहता है, ग्लूकोज रहता है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि स्लाइन जो कर रहे हैं तो हेमोग्लोबिन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो भी हो, उसके अंदर का कंसंट्रेशन जितना हो, तो स्लाइन जो दे रहे हैं उसका भी उतना ही हो, जो आइसोटोनिक रहे। अगर स्लाइन के अंदर जो सॉल्यूशन जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ अगर ज्यादा हो गया तो आरबीसी शरीर में डालेंगे तो श्रिंक कर जाएगा, कम हुआ तो रप्चर भी कर सकता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखना। तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर, है ना, एग्जाम्पल में ये बात है ना, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इजी 0.91 W/W, इतना है ना, वेट परसेंटेज है ना, ऑफ aqueous NaCl solution is isotonic with RBC, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक ना। ये सबसे भी आता है, खास करके आप मेडिकल में, नीट में, जेई बोर्ड में भी। तो अब इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स
एंड वेंट ऑफ फैक्टर बताने वाले हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स।